लोकसभा चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक बुला ली। 10 दलों के नेताओं को बुला लिया और उनसे खुद को एनडीए का नेता भी चुनवा लिया। ये सब काम बहुत आसानी से हो गया। अब सरकार बनाने की तैयारी है, लेकिन सरकार आसानी से बनती नहीं दिख रही है। एनडीए में खींचतान शुरू हो गई है। मंत्री पद से लेकर मंत्रालय तक की लड़ाई चल रही है। सहयोगी दल अपनी पसंद के मंत्रालय गिना रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो हम सरकार में भी शामिल नहीं होंगे, और समर्थन अभी के लिए है, आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। मोदी पूरी तरह से दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते पहले 8 जून की तारीख शपथ ग्रहण के लिए तय की गई थी, लेकिन अब यह शपथ ग्रहण टल गया है। खबर आ रही है कि शायद 9 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले, लेकिन अभी यह तारीख भी तय नहीं है। अगर सहयोगियों की डिमांड पर फैसला नहीं हो पाता है तो शपथ ग्रहण की तारीख और भी आगे बढ़ सकती है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बात मंत्री पद और मंत्रालयों से आगे बढ़कर सरकार की नीतियों को तय करने पर भी चल रही है। जेडीयू की तरफ से अग्निवीर योजना को वापस लिए जाने का दबाव डाला जा रहा है, तो खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के तेवर भी तीखे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि मोदी को वो सरकार बनाने का मौका तो देगी, लेकिन उनके रास्ते को साफ नहीं रहने देगी। एनडीए के सहयोगियों पर उसकी नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार को हार मिली है। वो सरकार बना रहे हैं लेकिन चला नहीं पाएंगे। 4 जून जब देश की अगली सरकार के गठन पर सबसे बड़ा फैसला हो रहा था, वोटों की गिनती चल रही थी। इस दौरान शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। मार्केट खुलते ही शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हो गया और निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने इसे मोदी सरकार की सोची समझी साजिश बताई है। राहुल ने कहा कि अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खुद जनता से अपील की शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की। पीएम ने देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आगे जाएगा, लोगों को शेयर खरीदना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि 4 जून के पहले शेयर खरीदें। राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम ने ये सभी इंटरव्यू अडानी के ही मीडिया चैनलों पर क्यों दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का भरोसा किया उनमें से कईयों को लाखों का नुकसान हुआ है, जबकि एक छोटे से समूह के लोगों ने इस वक्त हजारों करोड़ों का मुनाफा कमाया। राहुल ने कहा कि 1 जून को एग्जिट पोल आता है जिसमें बीजेपी को भारी संख्या में सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाया जाता है, जबकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे उन्हें 220 सीटें दे रहा था। एग्जिट पोल्स के बाद 3 जून को स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ देता है, लेकिन 4 जून को स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। पूरा डेटा दिखाते हुए राहुल ने मीडिया से कहा कि 31 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वो लोग थे जो जानते थे कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। चुनाव परिणाम के दिन 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने इसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम बताया और मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की मांग की। उन्होंने यहां तक कहा कि अपनी मांग पूरी करने के लिए उन्हें जो भी जरूरत पड़ेगी वो सब करने को तैयार है। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें टीडीपी और उसके बाद जेडीयू के हिस्से में आई हैं और ये दोनों ही दल बीजेपी की टेंशन बढ़ाने में जुट गए हैं। इस बीच टीडीपी को लेकर खबर आ रही है कि नायडू ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से तार जोड़ लिए हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है और दावा किया जा रहा है कि एमके स्टालिन की तरफ से नायडू को इंडिया में आने का न्योता दिया गया है। फिलहाल नायडू तुरंत पलटी मारने को तैयार नहीं है, लेकिन भविष्य में पलटी मारेंगे इसके संकेत जरूर मिलने लगे हैं और जब वो पलटी मारे तो बीजेपी टीडीपी में किसी तरह की तोड़फोड़ ना करे, इसकी भी तैयारी में जुट गए हैं। वैसे भी नायडू की पलटी मारने का पुराना इतिहास रहा है। खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी हाईकमान को साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी को लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। दावा किया जा रहा है कि नायडू इस बार मोदी सरकार से वो सभी मांग पूरी कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं जिसके चलते उन्हें 2018 में एनडीए छोड़ना पड़ा था। नायडू ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अगर समर्थन चाहिए तो उनकी मांग माननी ही पड़ेगी। नायडू ने सख्त शर्तें रख दी हैं। नायडू के पैंतरे से इंडिया गठबंधन में भी खुशी दिखाई दे रही है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए इस बार सरकार चलाना आसान रहने वाला नहीं है। राष्ट्र में लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सबको चौंका दिया। जो गठबंधन राज्य में सरकार चला रहा है, जनता ने लोकसभा में उसे नकार दिया है। महायुति गठबंधन को राज्य में करारी हार का सामना करना पड़ा है। उसमें भी सबसे बड़ा झटका अजित पवार की एनसीपी को लगा था, जो 4 में से केवल 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई।
अभी इस हार से अजित गुट उबर भी नहीं पाया था कि अब पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई है। 18 से 19 विधायक पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावा किया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से 18 से 19 विधायक फिर से शरद पवार के पास लौटना चाहते हैं। उनके इस दावे ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज कर दी है। चुनाव के नतीजों के बाद से ही अजित पवार के एनडीए से दूरी बनाने की चर्चाएं चल रही थी, तो अब उनकी पार्टी में ही बड़ी फूट की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अब सवाल महाराष्ट्र सरकार पर भी उठने लगे हैं। जहां इंडिया गठबंधन के साथ महाअघाड़ी गठबंधन मजबूत हो रहा है, तो महायुति गठबंधन में दरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये सिलसिला कायम रहा तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस लोकसभा चुनाव की तरह चौंकाने वाले परिणाम दिखाई दे सकते हैं। शिंदे सरकार के लिए ये अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और फिलहाल यहाँ भी बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं अब बीजेपी के नेता ही पीएम मोदी की पोल खोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी के नारे पर वोट मांगते तो हम अपनी सीट तक नहीं बचा पाते। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नरेंद्र मोदी के 400 पार नारे के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा झूठा था। टीवी वाले मुझसे पूछते थे कि क्या 400 पार होगा, तो मैं कैसे बोलता। राव ने आगे कहा कि यदि देहात के इलाकों में मेरे कार्यकर्ता नहीं होते तो शायद मैं ये चुनाव हार चुका होता। दरअसल राव इंद्रजीत गुड़गांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नेता राज बब्बर से 80,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, लेकिन उनकी जीत का अंतर पिछले 2 चुनावों से बहुत कम हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह अंतर 3 लाख से ज्यादा का था, जिसके चलते बीजेपी के नेता इस सीट को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानकर चल रहे थे। लेकिन राज बब्बर के सामने राव को ये सीट जीतने में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। राज बब्बर को कांग्रेस ने अंतिम समय पर चुनाव मैदान में उतारा था। अगर उन्हें 1 महीने का समय और मिल जाता तो शायद राव इंद्रजीत के लिए जीत और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती। बता दें कि गुड़गांव सीट से राज बब्बर ने राव को कड़ी चुनौती दी है। शुरुआत में काफी समय तक राज बब्बर आगे चलते रहे, लेकिन शाम होते होते नतीजे बदल गए। बहरहाल राव के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि इस बार जनता ने मोदी के चेहरे और बीजेपी की नीतियों पर वोट नहीं दिया। अगर वो जमीन पर उतरकर जनता के बीच चुनाव प्रचार नहीं करते तो वो ये सीट जीत नहीं पाते। चुनाव के परिणामों की हलचल के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का एक बयान काफी चर्चा में है। राजनीति और न्याय के मुद्दे पर CJI ने अहम बयान दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में लोगों को संबोधित करने के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भारत के चुनाव को लेकर कहा कि भारत में चुनाव संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। भारत में न्यायाधीशों का चुनाव नहीं होता। इसके पीछे एक वजह है कि जज परिस्थितियों की निरंतरता, संवैधानिक मूल्यों की निरंतरता की भावना को प्रतिबिंबित करते हैं। इस पर जब उनसे पूछा गया कि फैसला सुनाते समय उन पर कितना पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर होता है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के रूप में मेरे 24 सालों के कार्यकाल में मुझे कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन साथ ही उन्होंने जजों को नसीहत भी दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा जीवन नेताओं के जीवन से बिल्कुल अलग है, लेकिन जजों को अपने फैसलों का राजनीति पर पड़ने वाले असर से परिचित होना चाहिए। इसे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं कहा जाता है, इसे फैसले के असर की समझ कहा जाता है। आपको बता दें, इससे पहले भी CJI ने बार एसोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारियों से कहा था कि अदालत के फैसलों पर प्रतिक्रिया देते वक्त खुद को आम लोगों से अलग करना चाहिए। आप अदालत के सबसे पहले और सबसे अहम अधिकारी हैं। हमारी कानूनी चर्चा की सच्चाई और गरिमा आपके हाथ में है। वकीलों के लिए सबसे ज्यादा वफादारी किसी पार्टी के हितों के लिए नहीं, बल्कि अदालत और संविधान के लिए होनी चाहिए। और अब एक बार फिर उन्होंने जजों को राजनीति से सचेत करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो चुनाव से पहले कई नेताओं ने जीत की उम्मीद में बीजेपी का दामन थामा था। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी में आने से उनकी जीत पक्की हो गई है, लेकिन उन मौका परस्तों को शायद ये नहीं पता था कि जनता की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है। आंकड़े ये सामने आए हैं कि 13 नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से पाला बदला था, जिनमें से 9 को करारी हार मिली है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी ने उन्हें पटियाला से टिकट दिया, लेकिन वो कांग्रेस के डॉक्टर धर्मवीर गांधी से हार गई। दिलचस्प बात यह रही कि वो चुनाव में तीसरे स्थान पर रही। वहीं 3 बार के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने बिट्टू को लुधियाना सीट से चुनाव लड़वाया, लेकिन उन्हें कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा से पटखनी मिली। तो वहीं पंजाब की जालंधर सीट पर भी दल बदलू सुशील कुमार रिंकू और पवन कुमार टीनू को हार मिली।
आम आदमी पार्टी ने सुशील कुमार रिंकू को जालंधर से उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें इसी सीट से टिकट दिया था। हरियाणा की राजनीति में भी एक बड़े नाम को हारना पड़ा। कांग्रेस में लंबे समय तक रहने के बाद अशोक तंवर ने टीएमसी ज्वाइन की थी। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में भी पहुंचे। आपने उन्हें हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। सिरसा से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने अशोक तंवर को 2.5 लाख के बड़े अंतर से हराया। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम को झटका देते हुए पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई थी और बीजेपी ने उनको जेएमएम की परंपरागत सीट दुमका से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जहां दल बदलुओं को जनता ने सबक सिखाया है।